हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो हमारी ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यानी यह हमें बताने की कोशिश की गई है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर और बाहर परिवर्तन कैसे होता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। देखते हैं कि पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। यानी पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहा जाता है परपटी। तो परपटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहते हैं परपटी। यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में यानी महाद्वीपों में इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर होती है। तो परपटी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है। परपटी ये वाली जो सतह है पृथ्वी की ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी सतह, इसे कहते हैं परपटी, जिसकी मोटाई महाद्वीपीय संहति में होती है 35 किलोमीटर तक और महासागर की सतह पर होती है लगभग 5 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिना से बना है सियाल कहा जाता है। ये जो वर्गीकरण दिया गया है यहाँ सियाल, सीमा और निफे का, ये ऑस्ट्रिया के थे स्वेज महोदय, उन्होंने वर्गीकरण दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। उन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। जो सियाल है उन्होंने कहा था कि जो महाद्वीपीय संहति है वो सियाल से बनी है, जिसमें सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। और महासागर की जो परपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, जिसे उन्होंने सीमा कहा था। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। तो उन्होंने कहा था कि जो महाद्वीपीय संहति है, स्विस महोदय ने, जो महाद्वीपीय संहति है वो सियाल से बनी है, सियाल से मिलकर बनी है, जबकि जो महासागरीय परपटी है वो सीमा से मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। जो हमारी परपटी है उसके ठीक नीचे मेंटल होता है और मेंटल की गहराई होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक। जो भूपरपटी है उसकी गहराई लगभग 33 किलोमीटर तक होती है और 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें मेंटल परत मिलती है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत होती है वो होती है क्रोड। यहाँ आपको महाद्वीपीय और महासागरीय परपटी दिखाई गई है। यह है महाद्वीपीय परपटी, ये महाद्वीपीय परपटी है, उसके ऊपर है महाद्वीप। ये महासागरीय परपटी है और ये है महासागर। पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब देखेंगे ऊपर सबसे पतली परत है, यह है परपटी। स्थल मंडल में कुछ परपटी का भाग आता है, कुछ मेंटल का भाग आता है, कुछ क्रस्ट और कुछ मेंटल को मिलाकर बनता है स्थल मंडल। लगभग 100 किलोमीटर की जो मोटाई वाली संरचना होती है पृथ्वी की उसे कहा जाता है स्थल मंडल। उसके बाद आता है मेंटल में फिर ये क्रोड मेंटल, जो क्रोड मेंटल सीमा है जहाँ पर मेंटल खत्म होता है और क्रोड स्टार्ट होता है, जहाँ से पृथ्वी का जो मेंटल वाली परत है वो खत्म होती है और क्रोड वाली परत शुरू होती है, उसी सीमा को कहा जाता है क्रोड मेंटल सीमा। और फिर यह है बाह्य क्रोड, और क्रोड को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य क्रोड, दूसरा आंतरिक क्रोड। तो यह है जो पृथ्वी का यह चित्र दिया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग का। सबसे ऊपर परपटी पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है। उसके बाद स्थल मंडल, लगभग 100 किलोमीटर जो मोटाई वाली परत होती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद मेंटल परत मिलती है। मेंटल परत के बाद फिर क्रोड मेंटल सीमा मिलेगी, जहाँ क्रोड मेंटल समाप्त होगा और क्रोड स्टार्ट होगा। उसके बाद क्रोड को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य क्रोड, दूसरा आंतरिक क्रोड। यहाँ एक बॉक्स में जानकारी दी गई है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक इसे खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है,
आपको यानी हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना लगभग असंभव सा है अभी तक। तो आगे देखते हैं। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत देखी थी हमने क्रोड, सबसे ऊपर पर्पटी, फिर मेंटल, उसके बाद क्रोड। जो क्रोड है, क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है और ये मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। जो क्रोड परत है वो मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी है और इसलिए इसे निफे कहा जाता है। निफे मतलब निकिल और फेरस। जो केंद्रीय क्रोड है, क्योंकि क्रोड को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। तो जो केंद्रीय क्रोड है उसका तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। तो पृथ्वी की कितनी परत है? पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जाता है, एक भूपर्पटी, फिर मेंटल और तीसरा क्रोड। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। जो पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी का वॉल्यूम है, उसका केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी के अंतर्गत है। 84% हिस्सा मेंटल के अंतर्गत आता है और 15% हिस्सा क्रोड के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी के वॉल्यूम का जो पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो मेंटल के अंतर्गत है, 84%। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब देखते हैं शैल और खनिज। इन दोनों में शैल और खनिज किसे कहते हैं और शैल कितने प्रकार की होती हैं? पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले पृथ्वी की पर्पटी जो है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है और पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो शैल क्या है? पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय शैल, जिसे हम कहते हैं इग्नियस शैल, अवसादी शैल, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री शैल, और तीसरी कायांतरित शैल, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक शैल। तो शैल कितने प्रकार की होती हैं? शैल यानी चट्टान। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक आग्नेय शैल यानी इग्नियस शैल, दूसरी अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल, और तीसरी कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शैल। और यह शब्द क्यों बना है? जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, क्योंकि आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी के गर्म लावा से होता है। तो इसलिए जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, इसका अर्थ होता है अग्नि। दूसरा शब्द है, दूसरी शैल होती है अवसादी शैल, जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री, और जो सेडिमेंट्री शब्द है वो भी लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरी शैल होती है कायांतरित, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक शैल। मेटामॉर्फिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, क्योंकि कायांतरित शैल आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप परिवर्तन से ही निर्मित होती है। तो देखते हैं कैसे इन शैलों का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को कहते हैं आग्नेय शैल। यानी जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, जब वो अंदर रहता है ज्वालामुखी में, जब भूगर्भ के अंदर ही रहता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, जब वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी से, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो लावा बाहर निकलता है, जब वो ठंडा होकर ठोस होता है तो उससे बने शैलों को ही कहा जाता है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि बाकी दोनों शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही होता है। और आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अंतर्भेदी आग्नेय शैल, दूसरी होती है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, क्योंकि जब लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो जो ठंडा होता है तो तेजी से ठंडा होता है, जिसके कारण ठोस हो जाता है। और पर्पटी पर बने इस प्रकार के शैलों को कहा जाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। तो बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल है, हमने देखा कि आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल, दूसरी बहिर्भेदी आग्नेय शैल। जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है उनका निर्माण होता है जब जो लावा होता है वो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, तो उस प्रकार से बने शैलों को कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। क्यों? क्योंकि तेजी से ठंडे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बैसाल्ट, जो भारत में दक्कन का पठार है वो बैसाल्ट शैलों से ही बना है। भारत में जो दक्कन का पठार है वो बैसाल्ट शैलों से ही बना है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है।
जब द्रवित मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है तो कहीं भूपर्पटी बहुत ठोस होती है तो वो उसे तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण जो द्रवित मैग्मा है वो भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार से बने ठोस शैलों को कहते हैं हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और धीरे धीरे ठंडा होता है, जब वो भूपर्पटी के अंदर ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण वो बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेई या मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए हम जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं, घरों में जिन दानों का चूर्ण बनाने के लिए या मसाले के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। यह है आग्नेय शैल। अब बात करते हैं अवसादी शैल। शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो आग्नेय शैल होती हैं वो लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें अवसाद कहते हैं। और जब ये अवसाद हवा या जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं तो ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर एक शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार से बनी हुई शैलों को ही कहा जाता है अवसादी शैल। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर एक अवसादी शैल है जो कि रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में क्या होता है? जो अवसादी शैल होती हैं, अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कि कभी इन शैलों पर रह रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो आग्नेय शैल की विशेषता यह है कि आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं मिलते, जबकि अवसादी शैल की विशेषता ये होगी कि अवसादी शैल में जीवाश्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अवसादी शैलों में जीवाश्म मिलते हैं और अवसादी शैल परतों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक स्थान से जो अवसाद होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। तो जब बार बार किसी स्थान पर अवसाद जमा किए जाएंगे तो परतों का निर्माण होगा, इसलिए अवसादी शैलों में परतें भी मिलेंगी और उनमें जीवाश्म भी मिलेंगे। जीवाश्म क्या होते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उन्हें ही कहा जाता है जीवाश्म। अब बात करते हैं कायांतरित शैल की। अभी हमने देख लिया आग्नेय शैल और अवसादी शैल, अब देखते हैं कायांतरित शैल। आग्नेय और अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती हैं। यानी जब आग्नेय और अवसादी शैलों पर तापमान और दाब दोनों ही उच्च लगता है तब वो कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। स्लेट एक कायांतरित शैल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जाता है कि चूना पत्थर किस में परिवर्तित होता है? कायांतरित शैल। चूना पत्थर का जो कायांतरित शैल है वो किस में बनेगी? तो चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे शैलों का उपयोग बताया गया है कि शैल हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि कठोर शैलों का उपयोग, कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। हम जो घर बनाने के लिए जिन भी शैलों का उपयोग करते हैं तो शैल हमारे लिए उपयोगी होती हैं। हम घर बनाने के लिए इन शैलों का उपयोग करते हैं। पत्थरों का उपयोग हम कई खेलों में भी करते हैं, जैसे 7 पत्थर जिसे हम कहते हैं पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापो या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी, इस प्रकार के खेलों के लिए भी पत्थरों का उपयोग किया जाता है। और वो पत्थर कहाँ से होते हैं? वही चट्टानों से पत्थर बनते हैं। लाल किला, जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और बलुआ पत्थर कैसी शैल है? बलुआ पत्थर एक अवसादी शैल है। तो जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। और संगमरमर कैसी शैल है? संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगे बताया गया है शैल चक्र के बारे में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो शैल चक्र किसे कहते हैं? एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की जो शैलों की चक्रीय प्रक्रिया है उसे ही कहा जाता है शैल चक्र। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। जब जो लावा होता है, यहाँ दिखाया गया है, जब मैग्मा होता है वो जब बाहर निकलता है तो वो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रवित मैग्मा पहले आग्नेय शैल में बनता है।
द्रवित मैग्मा पहले आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है, उसके बाद यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। फिर ये आग्नेय शैल क्या होता है, आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लुढ़क कर चटक कर। जब इन पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो ये कमज़ोर भी होती हैं। तो इस प्रकार से आग्नेय शैल जब टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिसे हम कहते हैं अवसाद या तलछट। तो आग्नेय शैल अवसाद में परिवर्तित होती है और फिर जब इस अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा पहुंचाया जाता है और जब वो जम जाती हैं एक स्थान पर, तब अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो आग्नेय शैलों से अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। उसके बाद ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती हैं। उसके बाद जब इन अवसादी शैलों पर बहुत ज़्यादा ताप और बहुत ज़्यादा दाब लगता है तो ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। और जब इन कायांतरित शैलों पर भी बहुत ज़्यादा दाब और बहुत ज़्यादा ताप लगता है तो ये कायांतरित शैल भी, ये रूपांतरित शैल भी, कायांतरित शैलों को हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं क्योंकि इनमें रूप परिवर्तन होता है। तो ये जो कायांतरित शैल होती हैं वो अत्यधिक ताप और दाब के कारण पिघल जाती हैं, जिसके कारण वो मैग्मा बन जाता है और फिर से वही मैग्मा आग्नेय शैल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है और यही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शैल चक्र चलता रहता है। अभी हमने देख लिया शैल कितने प्रकार की हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, शैल चक्र क्या है। अब देखते हैं खनिज क्या है। जो शैलें होती हैं वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, खनिज की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि खनिज क्या है तो आप इस डेफिनेशन को बता सकते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उन्हें कहते हैं खनिज। और खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये खनिज हैं। इनका उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये भी खनिज हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सभी खनिज हैं। इनका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं। कुछ खनिजों का उपयोग हम औषधि में करते हैं, कुछ खनिजों का उपयोग हम ईंधन की जगह करते हैं। तो इन खनिजों का उपयोग जिनका भी हम यूज़ करते हैं वो सब खनिज हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं, खनिज हैं। और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी कैसे बनी है, यानी उसमें किन शैलों से बनी है, पृथ्वी में कौन कौन सी शैलें पाई जाती हैं। इसमें जो सही विकल्प दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है, खनिजों के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे कहते हैं अवसादी शैल, क्योंकि अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाएंगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है परपटी। तो ये हमारा आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।